नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल के घटक अर्थात न्यूक्लिक अम्ल का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, संगठन उसकी बात करेंगे, प्रकारों की बात करेंगे, किस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार बनाए गए हैं, कौन-कौन से प्रकार होते हैं, उनका संगठन किस प्रकार का होता है, उन सब बातों को हम आज इस वीडियो के अंत तक पढ़ेंगे। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार आप सभी जानते हो, 2 प्रकार होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, किस प्रकार से इनको डीएनए को डीएनए नाम दिया गया और आरएनए को आरएनए नाम दिया गया, इन सब की बात भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल की सामान्य जानकारियों में सबसे पहले खोज की बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज है वो किसने की और किस प्रकार की। तो एक विद्वान का नाम आता है फ्रेडरिक मैस्चर या एफ मैस्चर भी बोल सकते हो। फ्रेडरिक मैस्चर जो थे, इन्होंने पस कोशिकाएं जो होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, पस सेल्स जो होती हैं, पस कोशिकाएं, इन पस कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है आपको पता ही है, बिना केंद्रक के कोई कोशिका हो ही नहीं सकती। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी केंद्रक होता है लेकिन वो अस्पष्ट होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, लेकिन बिना केंद्रक के कोशिका संभव नहीं है। तो पस कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके अंदर इन्होंने किसकी खोज की थी, न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल को सबसे पहले फ्रेडरिक मैस्चर ने पस कोशिकाओं के केंद्रक में देखा था। ठीक है ना, किसमें देखा था, पस कोशिकाओं के केंद्रक में देखा था। और उस समय फ्रेडरिक मैस्चर ने न्यूक्लिक अम्ल जो है उसको न्यूक्लिन नाम दिया था। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम जो है वो दिया था, न कि न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फ्रेडरिक मैस्चर ने खोज की किसमें, पस कोशिकाओं के केंद्रक में इनको देखा और नाम क्या दिया, न्यूक्लिन नाम दिया, न कि न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पे एक नया प्रश्न बनता है कि फिर न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया, या फिर ऐसे ही नाम लिख दिया न्यूक्लिक अम्ल। ऐसा नहीं है, न्यूक्लिक अम्ल जो नाम है वो एक दूसरा विद्वान था जिसका नाम था एटमान। क्या नाम था, एटमान। एटमान नाम का विद्वान था और एटमान नाम के विद्वान ने क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, ये शब्द जो है ये किसने दिया था, एटमान ने दिया था। 2 महत्वपूर्ण बातें आपके सामने मैंने आपको बताई। पहली बात जो है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, फ्रेडरिक मैस्चर ने की। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनको कहाँ देखा, किन कोशिकाओं में देखा, तो पस कोशिकाओं के केंद्रक में देखा। न्यूक्लिन नाम किसने दिया, फ्रेडरिक मैस्चर ने दिया। और लास्ट महत्वपूर्ण बात क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल शब्द जो है वो किस विद्वान ने दिया था, तो वो एटमान ने दिया था। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये किन से मिलकर बने हुए होते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यही आती है कि न्यूक्लिक अम्ल होते क्या हैं। प्रश्न क्या रहता है कि न्यूक्लिक अम्ल होते क्या हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनके बहुलक होते हैं। इनके क्या होते हैं, बहुलक या फिर पॉलीमर आप लोग बोल सकते हो। न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, उनके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने हुए होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नया प्रश्न ये बनता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड और दूसरा इसके जैसा ही एक शब्द हो रहेगा, अंतर बहुत है, न्यूक्लियोसाइड। तो हम लोग न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की भी बात करेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, न्यूक्लियोटाइडों के बहुलकों को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई। एक बात हमारी ये थी कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। यहाँ पर एक बार इनकी बात नहीं करेंगे, हम आगे बात करेंगे कि डीएनए कैसे आया और आरएनए कैसे आया। आगे देखिए, अगली बात की अगर बात करें तो ये हो गया हमारा, इसकी खोज हो गई और किन से मिलकर बने हुए होते हैं वो बात हो गई। इसके बाद ये किन में पाए जाते हैं, तो लगभग सभी सजीवों के अंदर ये पाए जाते हैं, सभी सजीवों में पाए जाते हैं।
सभी सजीवों के अंदर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के अंदर ये पाए जाते हैं। अगर बात करें डीएनए की और आरएनए की, डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये आनुवांशिक पदार्थ का काम करते हैं। सजीवों के अंदर या जीवों के अंदर किसका काम करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ का काम करते हैं। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिकल मटेरियल जो होता है आनुवांशिक पदार्थ, उसकी बात करते हैं। देखिए आनुवांशिक शब्द जो होता है ये आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि राजस्थान पुलिस से लेकर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर तक ये जो टॉपिक है ये जोड़ा हुआ है। जनरल साइंस के अंदर आनुवांशिक जो टॉपिक है वो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर दिया हुआ है आनुवांशिक, ठीक है। जेनेटिक्स जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स बोला जाता है, जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स शब्द आपको बता देता हूँ, बेटसन नाम का विद्वान था, उसने 1905 के अंदर दिया था। लेकिन हमें बात करनी है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं। दोस्तों आनुवांशिकी एक शब्द होता है जेनेटिक्स, जिसके जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे आनुवांशिकी के जनक। अब आनुवांशिकी कहते किसे हैं भाई, ऐसी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम वंशागत लक्षणों या फिर आनुवांशिक लक्षणों और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, आनुवांशिकी बोला जाता है। अब आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, जेनेटिक्स ऑर्डर्स जो है वो क्या होते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षण मौजूद मिलते हैं। तो वो लक्षण हमारे अंदर माता पिता के अंदर दादा दादी, नाना नानी से आए हैं। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। और इन आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन को ही मैंने क्या कहा, आनुवांशिकी कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी कहा जाता है। तो दोस्तों उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने, उन आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से उनके संतानों में ले जाने का काम कौन करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ करते हैं। और ये आनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अधिकांश जीवों के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है, डीएनए होता है। लेकिन क्या आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ होता है, हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन कुछ विषाणुओं में जो वायरस होते हैं उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करता है, आरएनए करता है। अगर वायरस के अंदर भी हम अंदर जाएं कि वायरसों में भी किसमें, तो अधिकतर जो पादप विषाणु होते हैं, प्लांट वायरस जो होते हैं, उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करता है, आरएनए करता है। बाकी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए। छोटा सा प्रश्न, मानव में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए, डीएनए, दोनों या कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, डीएनए होगा। सही उत्तर क्या होगा, डीएनए होगा। तो यहाँ तक ये न्यूक्लिक अम्ल की सामान्य जानकारियां थी, इनकी हमने बात की। अब हम लोग आगे बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन से घटक होते हैं, उन सब की हम लोग बात करते हैं। देखिए न्यूक्लिक अम्ल के घटकों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल में 3 घटक होते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं, 3 घटक जो हैं वो पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं तीनों घटकों की, तीनों घटक क्या होते हैं और कौन से घटक में कौन से भाग जो है वो पाए जाते हैं। पहला घटक होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्षारक। कौन सा होता है, नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेस बोलते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होता है। पहला कौन सा होता है, नाइट्रोजन क्षारक होता है। दूसरा होता है 2 नंबर, अगर बात करें 2 नंबर पेंटोज, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा या फिर बोल सकते हो पेंटोज शुगर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पेंटोज शुगर बोल सकते हो। तीसरा जो होता है वो होता है 3 नंबर, अगर हम लोग बात करें
तो फास्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट बोला जाता है। या फिर इसको हम लोग विस्तार से बात करेंगे तब बताऊंगा आपको, इसको फास्फोरिक अम्ल भी बोल सकते हो, H3PO4, H3PO4। हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले जो है नाइट्रोजन क्षारक की बात करते हैं कि नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन क्षारक की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें दो संरचनाएं आती हैं। कितनी संरचनाएं आती हैं? दो संरचनाएं आती हैं। एक संरचना जो होती है उसका नाम होता है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन होता है, यहाँ पे लिख देता हूं। दूसरी जो होती है वो होती है प्यूरिन्स, प्यूरिन्स होती है इसका, प्यूरिन्स, इसको क्या कहते हैं? प्यूरिन्स। ये दो संरचनाएं किसमें आती हैं? नाइट्रोजन क्षारक के अंदर आती हैं। यदि हम बात करें कि पायरिमिडीन क्या होता है, प्यूरिन्स क्या होते हैं, इनमें भी नाइट्रोजन क्षारकों की बात करते हैं तो अलग अलग नाइट्रोजन क्षारक जो है वो आते हैं। जैसे मैं आपको और जानकारियां बताता हूं पायरिमिडीन के बारे में। इसमें एक वल्य पाई जाती है, पायरिमिडीन जो वल्य है वही पाई जाती है, जिसमें यदि हम लोग बात करें तो 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो क्षारक होते हैं वो पायरिमिडीन जो है इसमें 3 प्रकार के क्षारक होते हैं। 3 प्रकार के क्षारक जो है वो कौन कौन से होते हैं इनकी हम लोग अभी बात करेंगे। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साइटोसिन, साइटोसिन जिसे शॉर्ट में सी से लिखते हैं। शॉर्ट में किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। एक होता है यूरेसिल, यूरेसिल जिसे यू से लिखते हैं। और एक होता है दोस्तों थाइमिडीन। एक क्या होता है? थाइमिडीन, इसे हम लोग किससे लिखते हैं? टी से लिखते हैं। तो थाइमीन, थाइमिडीन, थाइमीन, थाइमीन। एक होता है साइटोसिन, एक होता है यूरेसिल और एक होता है थाइमीन। मैंने आपको एक शब्द कहा था कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। मैं आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों बताऊंगा कि ये होते क्या हैं। ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? पायरिमिडीन होते हैं, जिनमें एक ही वल्य पाई जाती है, पायरिमिडीन वल्य पाई जाती है, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 किसके होते हैं? कार्बन परमाणु होते हैं। प्यूरिन्स की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की वल्य पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की वल्य पाई जाती है, 2 ही नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। 2 प्रकार की जो वल्य होती है उनमें पहली तो पायरिमिडीन वल्य होती है, जो ऊपर होती है वही नीचे वाले में होती है पायरिमिडीन, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। लेकिन एक और होती है इमिडेजोल वल्य। कौन सी वल्य? इमिडेजोल वल्य जो है वो और पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजन तो 2 ही रहते हैं लेकिन कार्बन एक घटकर कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस प्रकार प्यूरिन्स जो होते हैं वो 2 वल्य वाली संरचनाएं होती हैं। इसमें एक तो आपके एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, इसे ए से लिखते हैं, और एक आपके गुआनिन होता है। क्या होता है? गुआनिन, और इसे हम लोग जी से लिखते हैं। तो पहले दोस्तों इस प्रकार से नाइट्रोजन क्षारक टोटल 5 प्रकार के हमारे सामने आए हैं, सी, यू, टी, ए और जी। कौन से किसके अंदर रखे गए हैं वो मैंने आपको विस्तार से बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं पेंटोज शर्करा क्या होती है। देखिए पेंटोज आप लोग पढ़ते हो 8th में, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है ना, सेट, ओक्ट, नॉन, डेक। ये संख्या के आधार पर 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक जो संख्याएं हैं उनमें कार्बन की संख्या अगर हम लोग बात करें 3 है तो प्रोप लगाते हैं, ठीक है ना, और 5 है तो पेंट लगाते हैं, ठीक है, 6 है तो हम लोग हेक्स लगाते हैं। तो इसी प्रकार ये जो शर्करा होती है पेंटोज शर्करा, इसमें 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 5। तो इसको क्या बोल दिया गया? पेंटोज शर्करा। अगर 6 होते तो हेक्सोज शर्करा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल के जो घटक होते हैं उनमें कौन सी शर्करा उपस्थित रहती है? पेंटोज शर्करा जो है वो उपस्थित रहती है। दोस्तों इस शर्करा के आधार पर ही अब बात जो है वो सुनने वाली है। मैंने शुरुआत में एक प्रश्न बोला था कि डीएनए को डीएनए नाम ही क्यों दिया गया, आरएनए को आरएनए नाम ही क्यों दिया गया? तो अब उसका उत्तर हमें मिलने वाला है कि जो पेंटोज शर्करा है इसमें 2 प्रकार की शर्करा आती है। एक तो आती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, एक आती है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। कितने शुगर आती हैं या शर्कराएं आती हैं? 2, डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। जिस न्यूक्लिक अम्ल में
डीऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है, उसे हम लोग डीएनए कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। और यही इसका पूरा नाम होगा। डी का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज, और एन का मतलब होता है न्यूक्लिक, और ए का मतलब होता है एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल भी बोल सकते हो, या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी बोल सकते हो। क्लियर होगी बात कि डीएनए का नाम डीएनए ही क्यों रखा है इसके, और इसका पूरा नाम आपको समझ में आया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज शर्करा जिन न्यूक्लिक अम्लों में पाई जाती है उनको आरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरएनए। अब आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए और आरएनए जो है उन प्रकारों में विभाजित किए गए हैं। किसके आधार पर? पेंटोज शर्करा के आधार पर इनको क्या किया गया है? विभाजित जो है वो किया गया है। किसके आधार पर? पेंटोज शर्करा के आधार पर इनको विभाजित जो है वो किया गया है। शर्करा की यदि बात करें कि शर्करा काम क्या करती है, तो नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट को जोड़ने का काम करती है। इनको आपस में क्या करती है? जोड़ने का काम करते हैं। बाकी भी बहुत सारे बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध भी होते हैं, इसके अलावा एस्टर फास्फेट बंध भी होता है। लेकिन हम अगर बात करें नाइट्रोजन और फास्फेट को जोड़ने का काम कौन करती है? पेंटोज शर्करा जो है वो करती है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, और राइबोज शर्करा किसमें होती है? आरएनए में होती है। दोस्तों तीसरे भाग की बात करते हैं, फास्फेट। तीसरा भाग कौन सा है? फास्फेट की बात करते हैं। फास्फेट के अंदर अगर हम लोग बात करें, फास्फेट क्या होता है, तो फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड की बात करें तो ये H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4 होता है। इसका आपको सूत्र याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में फास्फोरिक अम्ल का सूत्र पूछ लिया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले फास्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? तो H3PO4 फास्फोरिक अम्ल होता है। इसके बाद में बात करते हैं, पेंटोज शर्करा हो गई, फास्फेट हो गया, H3PO4। ये काम क्या करता है? ये काम करता है नाइट्रोजन क्षार और जो शर्करा होती है उनको जोड़ने का काम जो है वो करता है। ठीक है ना? उससे बंध भी बनता है, एस्टर फास्फेट बंध जो है वो बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल के 3 घटक पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के कितने घटक पाए जाते हैं? 3 घटक पाए जाते हैं। अब मैं आपके सामने, लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं आपके सामने 2 घटक जो है, 2 शब्द जो है वो क्लियर कर देता हूं, जो हमने शुरुआत में बात की थी। एक तो न्यूक्लियोटाइड और एक था न्यूक्लियोसाइड। देखिए, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। एक शब्द था हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, और एक शब्द था न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड की और साइड की, पहले बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। दोस्तों हमने 3 घटकों की बात की। कितने घटकों की बात की? 3 घटकों की बात की। इसके अंदर हमने एक तो बात की नाइट्रोजन क्षारक की बात की, दूसरी हमने जो पेंटोज शर्करा है उसकी बात की, और तीसरी हमने किसकी बात की? जो फॉस्फेट उसकी बात जो है वो की थी। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो मिलकर बनते हैं नाइट्रोजन क्षारक, और जो पेंटोज शर्करा है ये मिलकर क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन क्षारक, और जो पेंटोज शुगर है ये मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि बात करें तो नाइट्रोजन क्षार ले लेते हैं एक, जैसे एडेनिन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एडेनिन। और शर्करा हम लोग ले लेते हैं, राइबोज शर्करा ले लेते हैं, ठीक है, या डीऑक्सीराइबोज। तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो बनेगा एडेनोसिन। क्या बनेगा? एडेनोसिन। ठीक है ना? इसी प्रकार सब बनेंगे, एडेनोसिन है, ग्वानोसिन है, इसके अलावा अन्य जो भी हैं वो सब बनेंगे। डीऑक्सीराइबोज अगर शर्करा लेते तो डीऑक्सी एडिनोसिन बन जाता। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, या फिर बोल सकते हो नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षारक प्लस
पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट। ठीक है, ये तीनों घटक मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनाते हैं। या फिर ये बोल सकते हो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। और इन न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक ही, मैंने क्या कहा, न्यूक्लिक अम्ल के कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। तो तीनों घटक किस में होंगे, न्यूक्लियोटाइड में होंगे, नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शुगर और फास्फेट समूह है या फास्फोरिक अम्ल। ये मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इनमें फास्फेट नहीं होता है, केवल नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शुगर होते हैं। तो इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, डीएनए और आरएनए बनते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने न्यूक्लिक अम्ल के प्रकारों और कुछ सामान्य जानकारियों की बात जो है वो की है। तो अगले वीडियो के अंदर हम न्यूक्लिक अम्ल के जो प्रकार हैं, डीएनए है, आरएनए, उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।